हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट सेक्शन के 20 क्वेश्चंस बताने वाले हूँ। आई विल नॉट लूज फॉर इवन इफ डिफीट, देयर इज़ वैल्यूएबल लेसन्स लर्नड, सो इट्स इवन अप फॉर मी। जब भी मैं फेल हो जाती हूँ तो मैं कुछ खोने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ को फेल होने से कुछ वैल्यूएबल लेसन्स मिलते हैं। अब वो क्या करते हैं कि आगे की सक्सेस के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं कि हाँ, आज इस समय ये वाली मिस्टेक्स हुई थी जिसकी वजह से नंबर नहीं आया था या कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। नेक्स्ट टाइम पे आई विल बी रिमूव दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। तो स्टार्ट कर दें ये वाला वीडियो। फर्स्ट, पहले हम क्वेश्चन सेक्शंस में जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। शियर फोर्स किसी भी बीम सेक्शन के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की तरफ एक्ट करता है। अब शियर फोर्स को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बीम्स जो होती है वो फेलियर कंडीशन सबसे ज़्यादा शियर फोर्स में होती है। एक्सियल लोड के कारण उसकी जो फेलियर है बहुत कम देखे गए। सेकेंड चीज़ क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट आपका ट्रांसवर्स लोड की वजह से जो मोमेंट इंट्रोड्यूस होता है बीम में, हम उसे कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कह दिया तो सारे लोड की वजह से जो मोमेंट इंट्रोड्यूस होगा वो बेंडिंग मोमेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस आपको टेबल में दिखाई गई है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि इसकी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके मिड सेक्शन में पी लोड लगा हुआ है, तो उस समय शियर फोर्स का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट रहेगा और बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप रहेगा वो लीनियर होगा। अब बीम के अंदर 3 टाइप की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से, जिसे हम RX बोलते हैं। सेकंड जो होती है वो वर्टिकल फोर्सेस की वजह से होती है, जिसे आप RY बोलते हैं। और बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं MZ होती है। ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जिसकी वजह से जो स्लोप होगा शियर फोर्स का वो लीनियर होगा और बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है वो यहाँ पे पैराबोलिक है। थर्ड कंडीशन में यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, जहाँ पे क्या होगा कि शियर फोर्स है वो पैराबोलिक स्लोप शो करेगी और बेंडिंग मोमेंट आपकी क्यूबिक। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं शियर फोर्स का। अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से वो लिफ्ट आउट करेगा। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे सैगिंग और हॉगिंग की कंडीशन में हो जाती है कि बेंडिंग मोमेंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो वो तो आपका सैगिंग हो जाएगा और इसका वाइस वर्सा होगा तो वो हॉगिंग हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट M इज कॉन्स्टेंट ओवर द लेंथ सेगमेंट L ऑफ ए बीम, द shearing force will be also constant over this length and is given by। अब shear force की वैल्यू इस कंडीशन में क्या होने वाली है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल चुकी हूँ, जो शेयर फोर्स का डेरिवेशन होता है, डिफरेंशियल होता है, वो हमें लोड की वैल्यू देता है, और जो बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशियल होता है वो हमें शेयर फोर्स की वैल्यू देता है। तो अब इस चीज़ को पता चल कर पा रहे हो, जो लोडिंग डायग्राम होगा उससे 1 डिग्री हाईयर हो जाता है शेयर फोर्स डायग्राम, और उससे 1 डिग्री हाईयर हो जाएगा अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है तो वहाँ पे कर्वेचर क्या होता है, अपना साइन चेंज कर देता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। और जहाँ पे इलास्टिक कर्व अपना साइन चेंज करे वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे का सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द दीज। क्योंकि अगर हम शेयर फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं जहाँ कांस्टेंट ओवर द लेंथ, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, तो dm/dx बराबर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द shear force acting at every section of a beam is of the same magnitude and the same direction, then it represent। यहाँ पे ऑप्शन से ऑप्शन है, सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए कंसंट्रेटेड लोड एट द सेंटर, वो जो आपको मैं फर्स्ट वाला डायग्राम दिखाया था। सेकंड वाला है ओवरहंग बीम हैविंग इक्वल ओवरहंग एट बोथ सपोर्ट एंड इक्वल कैरिंग concentrated load acting in the same direction and at the free ends। Option C, cantilever subjected to concentrated load at the free end, and option D, a simply supported beam having the concentrated load of equal magnitude and in the same direction along the equal distance from the support। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, cantilever subjected to the concentrated load at the free end। Question number 3, the maximum bending moment in simply supported beam of length L loaded by the concentrated load W at the midpoint is given by। बहुत ईजी है। ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन है WL, ऑप्शन बी WL/2, ऑप्शन सी WL/4 एंड ऑप्शन डी है WL/8। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Question number 4, if a beam is subjected to a constant bending moment along its length, then the shear force will be। अब इन्होंने पूछा कि अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन ए ऑल्सो हैव ए कांस्टेंट वैल्यू एवरीवेयर अलोंग इट्स लेंथ, ऑप्शन बी 0 एट ऑल सेक्शंस अलोंग द बीम, ऑप्शन सी बी मैक्सिमम एट द सेंटर एंड 0 एट द एंड्स, एंड ऑप्शन डी है 0 एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द एंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में बी, शेयर फोर्स विल बी 0 एट ऑल सेक्शंस अलोंग द बीम। Question number 5, match the list first with the list second and select the correct answer using the code below the lines। लिस्ट फर्स्ट में
पहला स्टेटमेंट है बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है तो शियर फोर्स इज 0 ओवर द पोर्शन ऑफ बीम। ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वही था। स्टेटमेंट सेकंड है बी, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम और मिनिमम। बेंडिंग मोमेंट चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो किस केस में होगा, जहाँ पे शियर फोर्स चेंज करेगा अपना साइन, तो बी का हो जाएगा सेकंड। स्टेटमेंट सी है बेंडिंग मोमेंट इज 0। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा वहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, मतलब जो कर्वेचर है वो अपना साइन चेंज कर देता है। एंड स्टेटमेंट डी, लोडिंग इज कांस्टेंट। अगर लोड कांस्टेंट रहता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज 0 ओवर द पोर्शन ऑफ द बीम। तो यहाँ पे मिल गए आपको आपके आंसर्स, ए का हो जाएगा 4, बी का सेकंड, सी का 1 एंड डी का 3rd। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Question number 6. A simply supported beam has equal overhanging length and carries equal concentrated load P at the end. Bending moment over the length between the support. तो इस कंडीशन को एज्यूम कर पा रहे हो, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ओवरहैंगिंग लेंथ है, मतलब आप मान लो जो सपोर्ट्स लगे उसके ओवरहैंग, उससे एक्स्ट्रा इसकी लेंथ एक्सटेंड की गई है, ठीक है, और जो एंड पॉइंट पे यहाँ पे पी लोड लगा हुआ है। अब इस केस पे बेंडिंग मोमेंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, ऑप्शन सी वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम द वन सपोर्ट टू अदर, एंड ऑप्शन डी ए इज मैक्सिमम एट द मिड स्पैन। अब आप ऑप्शंस को क्लियरली पढ़ोगे तो तभी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू 0 तो नहीं होगी बट कुछ तो रहेगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज ए पॉइंट वेयर, हम इसे 3 बार पढ़ चुके हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होगा, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर दे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, ए बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द बेंडिंग मोमेंट इज द सेम थ्रू आउट द बीम, ऑप्शन बी द शियर स्ट्रेस इज द सेम थ्रू आउट द बीम, ऑप्शन सी द डिफ्लेक्शन इज द सेम थ्रू आउट द बीम, एंड ऑप्शन डी है द बेंडिंग स्ट्रेस इज द सेम एट एवरी सेक्शन अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के केस में हम मानते हैं कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी वो इसकी एवरी सेक्शन अलोंग द लेंथ सेक्शन के सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9, ए फ्रीली सपोर्टेड बीम एट इट्स एंड कैरीज ए सेंट्रल concentrated load and maximum bending moment is m. Okay, if the same load be uniformly distributed over the beam length then what is the maximum bending moment. क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, पहले स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और उसके बीच में हमने लोड लगा दिया पी मान लीजिए, और उस कंडीशन में हमारे पास जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है एम। अब अगर इसी लोड को मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ उसके क्रॉस वो जो लेंथ के अलोंग में, तब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन है एम, ऑप्शन बी m/2, ऑप्शन सी m/3 एंड ऑप्शन डी है 2m। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी m/2 हो जाएगी उसकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, ए बीम सिंपली सपोर्टेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड कैरीज इक्वल लोड एट ईच एंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ के ऑप्शन है, ऑप्शन ए द बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम एट मिड स्पान, ऑप्शन बी द बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम एट द सपोर्ट, ऑप्शन सी द बेंडिंग मोमेंट वेरीज ग्रेजुअली बिटवीन द सपोर्ट्स, एंड ऑप्शन डी द बेंडिंग मोमेंट इज यूनिफॉर्म बिटवीन द सपोर्ट। अब एक बार क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और इसके एंड साइड पे हमने इक्वल लोड लगा दिया है, तो उस कंडीशन में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा स्टेटमेंट ऑप्शन डी द बेंडिंग मोमेंट इज यूनिफॉर्म बिटवीन द सपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बीम। रेक्टेंगुलर बीम के केस में शियर स्ट्रेस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीनियर, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी हाइपरबोलिक एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल। जो शेप रहेगी वो आपकी कैसे रहेगी, पैराबोलिक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, इन केस ऑफ बीम्स ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4:3। क्वेश्चन नंबर 13, बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वेरीज इन सेक्शन सच डेट। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंडिंग मोमेंट रिमेंस कांस्टेंट, ऑप्शन बी डिफ्लेक्शन रिमेंस कांस्टेंट, ऑप्शन सी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रिमेंस कांस्टेंट, एंड ऑप्शन डी शियर फोर्स रिमेन कांस्टेंट। हम ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रिमेंस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली अलोंग द लेंथ शियर स्ट्रेस डेवलप्स ऑन। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टॉप फाइबर ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, ऑप्शन बी मिडल फाइबर ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, ऑप्शन सी बॉटम फाइबर ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में बी मिडल फाइबर ऑफ रेक्टेंगुलर बीम। क्वेश्चन नंबर 15, इन आई सेक्शन ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर फोर्स द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज डेवलप्ड। कहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होगा,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट द सेंटर ऑफ द वेव। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द शेप ऑफ शियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की कंडीशन में शियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की क्या शेप रहेगी, पैराबोलिक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, ए टी सेक्शन बीम इज सिंपली सपोर्टेड एंड सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स होल स्पैन। ओके, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द बीम अकर्स एट, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहाँ कर होगा, मतलब आपको एक टी सेक्शन दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ जनरेट होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द बॉटम फाइबर ऑफ द बीम। क्वेश्चन नंबर 18, ए होलो शाफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मटेरियल इज डेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट। अब यहाँ पे एक वो पूछा गया है कि अगर मैं होलो शाफ्ट कंसीडर करूँ सेम क्रॉस सेक्शन और मटेरियल का सॉलिड शाफ्ट के कंपैरिजन में, तो वो क्या कैसे ट्रांसमिट करेगा, सेम टॉर्क होना चाहिए, लेसर टॉर्क होना चाहिए, मोर टॉर्क होगा, या फिर आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 19, if a solid circular shaft of sheet 2 cm in diameter is subjected to permissible shear stress 10 kN per centimeter square, then what is the value of twisting moment। अब यहाँ पे आपको डायमीटर भी सेंटीमीटर में गिवन है और shear stress की वैल्यू भी किलोन्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू पूछा तो वो हो जाएगी π/16 मल्टीप्लाई विद, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोन्यूटन सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन टू शाफ्ट वन ऑफ विच इज होलो एंड आर ऑफ द सेम लेंथ ट्रांसमिट इक्वल टॉर्क विद इक्वल मैक्सिमम स्ट्रेस, देन व्हाट इज द, देन दे शुड हैव इक्वल। आपसे पूछा गया कि दो शाफ्ट हैं, दोनों ही होलो है, दोनों ही इक्वल टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं और उनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू भी इक्वल है, तो उसमें क्या इक्वल होना चाहिए। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है पोलर मॉड्यूलस ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी पोलर मॉड्यूलस, ऑप्शन सी डायमीटर एंड ऑप्शन डी एंगल ऑफ ट्विस्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलर मॉड्यूलस। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।